फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के दूसरे हिस्से के साथ, जहां मैंने आपको आज ही सुबह में इस कार्यक्रम के पहले हिस्से के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ था। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा है। आज सुबह के कार्यक्रम में इसका पहला हिस्सा मैंने आपको बताया, प्रसारित कर दिया है। और ये कुंडली कर्क लग्न की बनी। लग्नेश दशमांश कुंडली में लग्न में ही बैठे हैं और ग्रहण के साथ बैठे हैं। यहां बुध जो छठवें भाव के अधिपति हैं, सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं और धन भाव में धनेश यहीं बैठे हैं। सूर्य जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में शुक्र से देखे जा रहे हैं, जो इस कुंडली के व्यापार भाव के अधिपति हैं। मंगल जन्म कुंडली में लग्नेश होकर के पंचम भाव में। ये स्थिति याद रखने की बहुत अच्छी है। अगर दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति पंचम भाव में बैठे हों और उस पे या धन भाव में धनेश बैठे हों या लग्नेश धन भाव में बैठे हों, गुरु शनि के साथ बैठे हैं, जो इस कुंडली के लिए नवम और दशम भाव के अधिपति होते हैं। तो इस दशमांश कुंडली की अगर चर्चा करेंगे तो ये दोनों ग्रहों का एक साथ बैठना, शुक्र का यहां बैठना, लग्नेश का पंचम भाव में बैठना, सप्तम भाव में बुध का बैठ करके चंद्रमा को देखना, और ये कुछ स्थिति जो है वो जातक को करियर के लिहाज से बहुत अच्छी बन रही है। नवमांश कुंडली में पंचम भाव के अधिपति का दशम में बैठना, सूर्य और मंगल का, जिसमें से मंगल अपनी राशि में और लग्नेश होकर के बैठे, ये बहुत अच्छी बात। क्षेत्र और व्यक्ति के करियर के लिए यहाँ पे गुरु, यहाँ सूर्य और मंगल और यहाँ शुक्र के साथ चंद्रमा, पर ये राहु के संग है, इस वजह से दाम्पत्य में बहुत ही ज्यादा सावधान होने की आवश्यकता होगी। बुध यहाँ बैठे हैं, लुंज पुंज न बनिएगा। जिससे विवाह किया है उसके साथ संबंध अच्छा रखने का प्रयास करना होगा। यहाँ शनि बैठे हैं, ये ठीक है, दुश्मनों से सुरक्षा देगी पत्नी, और सूर्य और मंगल के कारण पत्नी, और ये जो है वो उसके पास जीवन में दर्शन का भाव रहेगा, रिसर्चर माइंडसेट की होंगी, पढ़ी लिखी समझदार और ज्ञानी बुद्ध संपन्न होती हैं। नवमांश कुंडली को देख करके मैं इतनी बात कह सकता हूं कि लग्नेश सूर्य के ऊपर गुरु की दृष्टि है, और इस कुंडली के लिए भाग्य भाव के अधिपति चतुर्थ भाव में बैठे हैं, उसके पास दर्शन होगा, आध्यात्मिकता होगी, भाग्य बल है, धर्म का बल है, मंत्र का बल है, बड़ों का आशीर्वाद व्यक्ति को मिलता रहेगा, और कभी भी दाम्पत्य टूटने की स्थिति में नहीं है। दाम्पत्य टूटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ के अधिपति शनि स्वग्रही होकर के आर्थिक विपन्नता को दूर करेंगे। और वैसे भी इस कुंडली में धन भाव के अधिपति शुक्र के साथ बैठे हैं, तो यहाँ पे भी कोई गड़बड़ी नहीं है। संतान वगैरह का पक्ष इस कुंडली में बहुत बढ़िया रहेगा। विलंब के योग हो सकते हैं राहु की दृष्टि के कारण, पर इस भाव के ठीक पीछे सूर्य और मंगल बैठे हैं, ठीक आगे शनि बैठे हैं, तो शनि और मंगल के कारण पंचम भाव को पापकर्त्री लगेगा। पर इस भाव के अधिपति केंद्र में बैठे हैं, और जन्म कुंडली में नवम भाव के अधिपति के साथ एक दूसरे से दोनों देख रहे हैं, नवम और पंचम के अधिपति। इसे बहुत ही श्रेष्ठ योग कहा जाएगा, जिसके कारण व्यक्ति को कभी भी संतान का सुख नहीं देखना पड़ता है, संतति का सुख है। गर्भपात वगैरह की स्थितियां एक सामान्य बात होंगी इस कुंडली के लिए, कई बार हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं, क्योंकि शनि मंगल का जो पापकर्त्री योग बना है, हालांकि दोनों ग्रह स्वग्रही हैं, तो इसको रुष्टता प्रदान नहीं करेंगे और उसे खराब भी नहीं होने देंगे। नवमांश कुंडली में लग्नेश चंद्रमा जा करके बैठे हैं उच्चाभिलाषी, यहाँ बैठे थे उच्च के होकर के, यहाँ उच्चाभिलाषी राहु और शुक्र के संग। इस कारण से कभी कभी व्यक्ति को बातचीत करने में दिक्कत होती है, उसका कम्युनिकेशन गड़बड़ ना हो, इस पे ध्यान देना चाहिए। दोनों एक दूसरे के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं, कितना बात करते हैं, कितने संपर्क में आते हैं, ये इस बात पे निर्भर करेगा। वस्तुतः इस कुंडली का दाम्पत्य कभी भी खराब नहीं है। नवांश कुंडली में अगर लग्नेश और केंद्र में गुरु होते हो तो दाम्पत्य अच्छा होता है। लग्नेश के ऊपर अगर गुरु की दृष्टि होगी तो भी दाम्पत्य अच्छा होगा, उसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है। एक बात और भी समझने वाली है, धन भाव के अधिपति पराक्रम में, और पराक्रमेश शुक्र चंद्रमा के साथ बैठ करके देख रहे हैं। इसके अर्थ में एक बात होगी कि व्यक्ति बाहर विदेश, बाहर से जुड़ करके, और कई बार दूर दराज के संबंध में, हालांकि यहाँ पे सूर्य और मंगल के बैठने से व्यक्ति को कई बार बाहर से चीजें अच्छी दिखती हैं, पर जैसे जैसे आप उसके सन्निकट जाते हैं वैसे वैसे दाम्पत्य में थोड़ी बहुत कमजोरी भी देखने को मिलती है सूर्य और मंगल की दशाओं में, अन्यथा तो कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही है। लग्न कुंडली के लग्नेश अगर यहाँ पे जाकर के उच्चाभिलाषी हुए, आगे गुरु शुक्र के साथ बैठना, राहु का प्रभाव, ऐसी अवस्था में व्यक्ति के जीवन में उसका कर्म क्षेत्र कभी भी परेशान नहीं होता है।
और कई दफा जब जन्म कुंडली में भाग्य भाव में दशम भाव के अधिपति बैठे हों और इस कुंडली का पंचम भाव बहुत ही एक्टिव हो, तो व्यक्ति के जीवन में कभी भी दार्शनिकता और उसका माहौल कभी भी जीवन के मूल्यों को खराब करने वाला नहीं होता है। व्यक्ति की पत्नी कभी भी चरित्र से कमजोर नहीं होंगी, उनका चिंतन बहुत ही अच्छा होता है, सुदृढ़ होता है। और इस कुंडली के आधार पर 24वें वर्ष के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से व्यक्ति का जीवन बढ़ जाता है। एक बात और भी बता दूं तो नवमांश कुंडली की जो स्थिति लग्न कुंडली से अगर तुलना करते हैं तो यहाँ के धन भाव के अधिपति यहाँ के लग्न के अधिपति हुए हैं। लग्नेश होकर के चतुर्थ भाव में बैठे, लग्नेश होकर के उच्च में बैठे। ये दोनों ही स्थितियां लग्न और नवांश दोनों ही कुंडलियों को मजबूती दे रही हैं। यहाँ पे सप्तम भाव के अधिपति द्वितीय भाव में, अगर एक अवस्था के बाद व्यक्ति अगर खुद की नौकरी या खुद का कारोबार भी स्थापित करना चाहे तो निश्चित रूप से कर सकता है, और वो दशा शुक्र और शनि की हो सकती है। इस कुंडली में अगर कुछ भी बेहतर और अलग नया करना होगा तो शुक्र की दशा, गुरु की दशा और मंगल की दशा, साथ ही साथ चंद्रमा की दशा बहुत ही अच्छी होगी। अगर कोई भी नया काम करना हो तो पुष्य नक्षत्र बहुत अच्छा रहेगा। विशाखा, चित्रा, भरणी, शतभिखा, रोहिणी और अनुराधा, ये सब नक्षत्र अच्छे होंगे। इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली में अगर दशमांश कुंडली को देखते हैं तो यहाँ के दशम भाव के अधिपति और यहाँ वर्गोत्तम दशमांश की स्थिति बनेगी। यहाँ पे भी एक नंबर से बनी है बात, यहाँ दशम भाव के अधिपति ही लग्न के अधिपति हो रहे हैं। लग्नेश पंचम में, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, और व्यक्ति अपने ही उसका कर्म क्षेत्र कभी भी खराब नहीं होता है और वो अपने कर्म क्षेत्र को लेकर के कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रहेगा, बिल्कुल ही स्पष्ट होता है। जो भी करना चाहे आराम से कर सकता है। पत्नी नौकरी वाली मिलने के योग बन रहे हैं। दाम्पत्य कभी भी कमजोर नहीं है, इस पे हमें भरोसा रखना चाहिए। नवमांश कुंडली हमेशा ही बहुत ही चिरकालिक परिणाम देने वाली होती है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि अब एक वक्त के आने के बाद ही व्यक्ति के कुंडली में नवमांश कुंडली एक्टिव होती है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जन्म कुंडली में जो केंद्र में राशियां बनी हैं, अगर यहाँ पे भी वही राशि बन जाए तो ये सुदृढ़ नवमांश कहा जाता है। अगर यहाँ का धनेश बन जाए, यहाँ का धनेश अगर यहाँ पे सुखेश बन जाए, यहाँ का रोगेश अगर जन्म कुंडली में यहाँ पंचमेश बन रहे तो थोड़ी गड़बड़ी होगी। और एक बात और बता दूं, नवांश कुंडली में कितने ग्रह वर्गोत्तम हो रहे हैं या कितने ग्रह जो है वो लग्न कुंडली से मैच खा रहे हैं। यहाँ केंद्र में गुरु बैठे थे, चतुर्थ पे इनका प्रभाव था। यहाँ केंद्र में गुरु बैठे हैं, चतुर्थ पे इनका प्रभाव है। यहाँ केंद्र में सूर्य बैठे हैं, चतुर्थ पे इनका प्रभाव है। यहाँ केंद्र में सूर्य बैठे हैं, चतुर्थ पे इनका प्रभाव है। यहाँ केंद्र में मंगल बैठे हैं, चतुर्थ पे इनका प्रभाव है। यहाँ केंद्र में मंगल बैठे हैं, चतुर्थ पे इनका प्रभाव है। गुरु, सूर्य और मंगल तीनों परस्पर मित्र, तीनों केंद्र में। नैतिक तत्व के जितने भी ग्रह हो रहे हैं व्यक्ति की कुंडली में, ग्रह केंद्र में आ रहे हैं। अब इस पे एक बड़ा अच्छा सा सूत्र बता दूं कि अगर जन्म कुंडली में बहुत सारे पापक ग्रह केंद्र में आते हों और वो परस्पर, या फिर अगर जन्म कुंडली में केंद्र में गुरु, सूर्य और मंगल या सात्विक तत्व के जितने भी ग्रह होते हैं, अगर वो केंद्र में आ जाएं तो व्यक्ति के अंदर सात्विकता और सकारात्मक संचार देखा जाता है। इसके साथ ही उसको संतान, इसके साथ ही उसके घर का माहौल, इसके साथ ही उसके पितरों का आशीर्वाद, इसके साथ ही उसके द्वारा किए गए मांगलिक कृत्य, इसके साथ ही उसके द्वारा सामाजिक गतिविधियों में उसका संलग्न होना भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है, क्योंकि यहाँ गुरु बैठे हैं, लग्नेश सूर्य पे उनकी दृष्टि है, पंचम भाव के अधिपति होकर के नवम भाव को देख रहे हैं। ये और भी ज्यादा सुदृढ़ मानसिकता का दाम्पत्य बना देता है। विवाह करने के लिए अगर तुला, वृषभ और तुला के ही, ये बात मैंने कल भी बताई थी, ये योग आपके लिए अच्छे बनेंगे। नवांश कुंडली में तृतीय भाव में बुध और केतु का बैठना और यहाँ के अधिपति का इसको देखना इस राशि को बलवान बनाएगा। चतुर्थ भाव की राशि बलवान है, चतुर्थ भाव बली बैठा है, दशम भाव बलवान होगा, छठवां भाव बलवान होगा, एकादशवां भाव भी बलवान है क्योंकि इस भाव के अधिपति कम से कम इस भाव से पंचमेश और इस भाव के पांचवें घर के अधिपति या दशम भाव के अधिपति से देखे जा रहे हैं। नवम भाव में शुक्र और चंद्रमा का एक साथ बैठना और बुध जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि जातक के जीवन को सुदृढ़ और बहुत ही अच्छा रखे और कम्युनिकेटिव बनाती है। मंगल बहुत बढ़िया, शनि बहुत अच्छे बैठे हैं, गुरु तत्व की कमजोरी देख रहा हूं, इस वजह से एकादशी का व्रत और गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ ये बहुत ही आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को दान अवश्य करना चाहिए, सफेद पुष्प की माला दान करनी चाहिए, शिव जी के मंदिर को धो देने का काम करना चाहिए, आदि आदि चीजें होती हैं। इस कुंडली में 12वें भाव के अधिपति और 6वें भाव के अधिपति गुरु और बुध एक साथ बैठे हैं, इस वजह से कभी भी व्यक्ति को अपने स्टेट और धन के बारे में कभी किसी से कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। जितना ज्यादा हो सके अपने आप को शांत, धीर, गंभीर और स्थिर रखना चाहिए। वस्तुतः इस कुंडली में गुरु और शुक्र एक साथ बैठे हैं जिसके कारण व्यक्ति के
अभिमानी और घमंडी होने के साथ साथ अनुभवी होने का भी योग देख रहा हूं। दरिद्र दोष भी लगा है, इस वजह से किसी को देने से बचना चाहिए। इस कुंडली में अगर कष्ट वाली कोई दशा हो सकती है तो बुध में शनि, बुध में शनि, शनि में गुरु, गुरु में बुध, बुध में शनि, गुरु में शनि, आदि आदि में सूर्य, गुरु, गुरु में बुध, बुध की अंतिम दशा भी कमजोर हो सकती है। शनि में चंद्रमा, शनि में केतु, शनि में मंगल, ये सब कुछ दशाएं जातक के जीवन को परेशान करने के लिए काफी हो सकती है। भाग्य का बल इनके पास है और माता पिता की सेवा भी जातक करेगा। संतान का सुख इस कुंडली में है और मेंटल पीस कमजोर है, इस वजह से जितना ज्यादा हो सके सूर्य की पूजा अवश्य करने पे बल दीजिएगा। अब क्या बताऊं, क्या छूट रहा है। भवन वगैरह का सुख जब कभी भी इकट्ठा करना हो तो आपकी कुंडली में है, वो विलंब से ना हो, इस वजह से हमें सावधान होना होगा। और गुरु की दशा में, शुक्र की दशा में और मंगल की दशा में कोई भी नया काम आप कर सकते हैं। अंतर प्रत्यंतर की भी बात करता हूं। वर्ष कुंडली की अगर बात करूंगा तो आपकी कुंडली में जो स्थिति मुझे दिख रही है उसके आधार पे अभी आपकी कुंडली में अक्टूबर के बाद अगले वर्ष के, या फिर अभी ही कह रहा हूं तो अभी थोड़ी मेहनत की बारी है, यश कीर्ति वगैरह मिलेगा। इस वर्ष भी आपकी कुंडली में जो भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसमें सफलता के योग हैं, पर थोड़े विलंब हो सकते हैं। धन योग आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया रहेगा, निर्णय लेने से बचिएगा, बहुत जल्दबाजी में नहीं। और आपकी कुंडली में आपका व्यापार पक्ष भी अच्छा है। डेली रूटीन आपका अगले 1 वर्षों तक ठीक रहना चाहिए। आपकी कुंडली के आधार पर आपका पराक्रम बढ़ेगा और निश्चित रूप से आपके कर्म क्षेत्र पे आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।